बच्चों, आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे 11th के फिजिक्स सब्जेक्ट के टॉप क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, जिसको करने के बाद आप एक एग्जाम जो होने वाले हैं सितंबर में, उसमें बहुत अच्छा अंक हासिल कर सकते हो। तो सितंबर एग्जाम के लिए ये आपके लिए बेस्ट वीडियो होने वाली है, ठीक है। लेकिन मैंने इसमें डेरिवेशन नहीं दिए हैं, डेरिवेशन के लिए अलग वीडियो आएगी, उसके भी क्वेश्चंस करने हैं आपको, लेकिन ये जरूर करके जाओ और एक अच्छा हासिल करो अंक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें देखो क्वेश्चंस कैसे हैं। पहला क्वेश्चन, राइट द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, टॉर्क, सरफेस टेंशन और एंगुलर मोमेंटम। बच्चों, अगर आपको डायमेंशन करने हैं तो डायमेंशन तभी कर सकते हो जब आपको फॉर्मूला पता हो, और उससे भी पहले कुछ मैं डायमेंशन आपको बता रहा हूँ, उसको अगर रट लोगे, ठीक है, तो दुनिया के सारे डायमेंशन इजीली कर सकते हो। तो वो कौन कौन से डायमेंशन है? सबसे पहले आपको फोर्स का डायमेंशन पता होना चाहिए, क्या होता है MLT-2, ठीक है। उसके अलावा एनर्जी का पता होना चाहिए ML2T-2, ठीक है। वेलोसिटी का पता होना चाहिए LT-1 और एक्सेलरेशन का पता होना चाहिए LT-2। अगर आप इनको रट लेते हैं तो दुनिया के सारे डायमेंशन इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्या लिखा है इस पे? सबसे पहले है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर। अगर मैं जी को यहीं पे रहने दूं, ठीक है, तो इसको इधर भेज दो, FD स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा M1 m2, ठीक है। अब इसका डायमेंशन निकालो। मैंने कहा था फोर्स का रट लेना है, तो फोर्स को लिख दो MLT-2, ठीक है। अगर मैं फोर्स का लिख दूं MLT-2, ठीक है। डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में M1 m2 यानी m का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो एक m से एक m कट गया तो एक m बचा, ठीक है। और l क्या हो जाएगा? l की पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और m यहाँ एक बचा, ऊपर जाके माइनस का m हो जाएगा, इसलिए m की पावर -1 हो जाएगा, l की पावर 3 और t की पावर -2। समझ आया? इसको ऐसे करना है। उसके बाद है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट में देखो क्या करना है आपको। प्लैंक कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला होता है E = h न्यू, ठीक है। यहाँ पे E का मतलब है एनर्जी, तो एनर्जी का हमें पता है क्या होता है ML2T-2, ठीक है, ML2T-2 अपॉन में न्यू आ जाएगा। न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, समझ में आया? न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t, तो यानी डायमेंशन क्या हो जाएगा t की पावर -1, तो न्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो t की पावर क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ -1 से -2 कट गया तो बचा क्या? -1 बचा, तो हो जाएगा फॉर्मूला ML2T-1। तो समझ में आ गया? ये आ गया ML2T-1 हो गया प्लैंक कांस्टेंट। नाउ टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है पता होना चाहिए आपको। टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क का क्या होता है फॉर्मूला भाई? टॉर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू में R। समझ में आ रहा है? फोर्स का हमें पता है, रटना है क्या था MLT-2 और इंटू में क्या हो जाएगा R यानी रेडियस यानी लेंथ हो गया। समझ में आ रहा है? तो ML2T-2 हो जाएगा इसका आंसर, तो ये हो गया ML2T-2। नाउ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है F/L, ठीक है। और F का हमें पता है क्या होता है डायमेंशन MLT-2 अपॉन में लेंथ यानी L, L से L कट गया यानी L की पावर 0। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालोगे भाई? L = P इंटू में R। P होता है मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है M इंटू में V, समझ में आ रहा है? यानी मास इंटू में वेलोसिटी। मास के लिए लेते हैं हम M, और वेलोसिटी का होता है LT-1, समझ में आ रहा है? तो यहाँ लिख दो MLT-1 इंटू में रेडियस यानी L हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो ML2T-1 हो जाएगा इसका आंसर। आई होप समझ में आ रहा है डायमेंशन कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, क्या बोला है इसमें? चेक करना है कि ये दोनों डायमेंशनली करेक्ट है। जब भी हमें डायमेंशनली करेक्ट करना हो तो LHS को RHS प्रूव कर देना है, ठीक है। तो F डॉट S को S का निकाल लेते हैं पहले डायमेंशन। F डॉट S का डायमेंशन क्या होगा? देख लो, F का होता है MLT-2 इंटू में L हो गया ML2T-2। अब इसको करते हैं सॉल्व। हाफ MV² या फिर हाफ MU² की बात करें तो जब भी हम डायमेंशन करते हैं तो नंबर को तो रखते ही नहीं, कांस्टेंट को नहीं रखना, मास को रख लेंगे M। वेलोसिटी का होता है LT-1, इसका स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर कर देंगे, तो देखो बन गया ना ML2T-2 इक्वल हो गया, तो LHS RHS प्रूव हो गया। सो डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है। अगला सवाल है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स 100 डाइन ऑन अ सिस्टम बेस्ड ऑन मीटर, किलोग्राम एंड मिनट। समझ में आ रहा है? मिनट में बदलना है इस बार। तो कैसे करेंगे इसको? टाइम को मिनट में लेना है, मास को किलोग्राम में लेना है और लेंथ को मीटर में लेना है। तो यानी जो डाइन होता है ना हमारा, डाइन वो CGS सिस्टम होता है, ठीक है। तो डाइन CGS सिस्टम होता है किसका? फोर्स का।
ओके, फिर डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। अब देखो यहाँ पे m की पावर 1 है तो a को 1 मान लिया, l की पावर 1 है तो b को 1 मान लिया, और t की पावर क्या है -2 है, c को -2 ले लिया। अब cgs सिस्टम को हमें बदलना है किसमें, mks सिस्टम में। mks भी नहीं कह सकते क्योंकि इसमें मिनट में लिया है इन्होंने टाइम को, तो सेकंड में नहीं लेना, मिनट में लेना है, तो कर लो उसे सॉल्व। ठीक है, तो n2 n1 वाला फॉर्मूला लगाओगे, n2 वहीं पे छोड़ दिया हमने, n1 को इधर भेज दिया, m1 अपॉन में m2 हो जाएगा, ऐसे l1 अपॉन में l2, t1 अपॉन में t2। ठीक है, n1 हमें दे रखा था कितना, 100 लिख दिया। ग्राम को जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसको हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, देखो इसको डिनोमिनेटर में लिखा है, हमें किसमें बदलना था, किसमें बदलना था, किलोग्राम मीटर और मिनट में, इसको हमने डिनोमिनेटर में लिखा है। समझ में आ रहा है। और बाकी को जो दे रखा है आपको उसको लेना है न्यूमरेटर में, तो हमने लिख लिया इसको। अब इस केजी को हमने ग्राम में बदल दिया, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया। ठीक है, और इसको किसमें बदल दिया हमने, सेकंड में बदल दिया। समझ आ रहा है। अब जब इसको हमने सॉल्व किया, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, 3.6। समझ आया, इसको ऐसे करना है। आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है कन्वर्ट इनटू अर्ग, अर्ग में बदलना है, 1 जूल को यानी अर्ग में बदलना है। इसको कैसे बदलेंगे, सेम वही फॉर्मूला रहेगा, बस आपको डायमेंशन पता होने चाहिए। डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी का ml/t-2। ठीक है, तो m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c कर दोगे, यानी a कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, c हो जाएगा -2, क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब फिर से सेम टू सेम प्रोसेस अपनाएंगे। ठीक है, के जी अपॉन में जी, क्योंकि इस बार हमें CGS में बदलना है। अर्ग जो होता है ना एनर्जी का, CGS यूनिट होता है, तो इसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, इसको नीचे लिख दिया हमने, तो 10 की पावर 7 अर्ग आ गया। सॉल्व करने के बाद कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, आंसर आ जाएगा। समझ आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डिफाइन लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है भाई, लाइट ईयर होता है 1 लाइट ईयर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ लाइट इन 1 ईयर, यानी कोई लाइट 1 साल में कितना ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस, उसको ही कहते हैं लाइट ईयर। यानी ये टाइप का लेंथ होता है लाइट ईयर, ना कि टाइम होता है। समझ में आया, लाइट ईयर क्या है, लेंथ है। डिफाइन अ पारसेक, पारसेक क्या होता है, इट इज अ डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकंड ऑफ एन आर्क। समझ में आ रहा है कि 1 सेकंड में कितना एंगल सबटेंड करे, या फिर आप कह सकते हो जब भी हम किसी दूर चीजों को लेंथ नापते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ से हमें मार्स का लेंथ निकालना हो तो पारसेक में नापा जाता है। समझ में आ रहा है, वही होता है पारसेक। नाउ गिव एग्जांपल ऑफ 3 फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव द सेम डायमेंशन, यानी जिनका डायमेंशन सेम हो। तो डायमेंशन सेम करने के लिए आप ऐसा याद कर लो कि किसके यूनिट सेम होते हैं। देखो वर्क का भी यूनिट जूल होता है, एनर्जी का भी जूल होता है, तो इन दोनों के क्या होते हैं, डायमेंशन सेम होता है। टॉर्क का भी बात करें तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू में आर होता है। क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला, क्या था, एफ इंटू में आर। तो देखो फोर्स तो mlt-2 हो जाएगा और इंटू में एल हो जाएगा, तो ml2t-2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ml2t-2 तो एनर्जी का यूनिट होता है, यानी वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क के जो होते हैं ना डायमेंशन, वो सेम होते हैं। समझ आया। अगला सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा है अ फोर्स ऑफ 2500 ±5, यानी ये एरर दे रखा है आपका +-5 अप्लाइड हो रहा है एक एरिया पे, जिसका है एरिया दे रखा है 0.32 ±0.02 मीटर स्क्वायर। तो हमें पूछ रहा है कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड ओवर द एरिया, तो प्रेशर कितना निकल रहा होगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया होता है। ठीक है, यहीं पे लिखा हुआ है, देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स की वैल्यू पुट की, एरिया की वैल्यू पुट करी, आंसर ये आ गया। अब जब हम एरर निकालते हैं तो एरर के लिए हमेशा डेल्टा पी लगाते हैं। समझ में आया, तो डेल्टा पी बाय पी लगाना है अपॉन डेल्टा पी बाय पी इक्वल्स हो जाएगा डेल्टा एफ बाय एफ प्लस में डेल्टा ए बाय ए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एरर के केस में हमेशा प्लस होता है, चाहे फॉर्मूला डिवाइड हो रहा हो या मल्टीप्लाई हो रहा हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डेल्टा एफ की जगह 5 लिखा क्योंकि 5 प्लस माइनस है, अपॉन में 2500 आ जाएगा एफ। ठीक है, फिर डेल्टा ए कितना है 0.02, ये लिखा हमने, अपॉन में 0.32 हो जाएगा। ये एरिया दे रखा है, इनको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 0.645। समझ में आ रहा है क्या है, 0.645। अब डेल्टा पी हमें चाहिए क्योंकि हमसे पूछा गया कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड ओवर द एरिया। ठीक है, तो डेल्टा पी हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे प्रेशर को, तो प्रेशर को इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो हमारा प्रेशर आ रखा है पहले। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 503.9। अब इसको एरर के साथ सारा लिखते हैं हम। प्रेशर की जो मैग्नीट्यूड है, ये देखो प्रेशर का क्या मैग्नीट्यूड 7812.5 ये था। ठीक है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है डिड्यूस द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ 4R यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT।
तो इसमें आर का डायमेंशन बताना है, तो पीवी को हमने इधर भेज दिया, ठीक है। तो आर का फॉर्मूला हो जाएगा पीवी अपॉन में एन टी। पी मतलब होता है प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन ये होगा, डायमेंशन निकाल लेना आप लोग प्रेशर का, फोर्स अपॉन में एरिया करके, ठीक है। वॉल्यूम एल क्यूब हो जाएगा, अपॉन में एन मतलब मोल होता है, मोल का मोल ही रहता है डायमेंशन, अपॉन में टेम्परेचर का होता है के, केल्विन। समझ में आ रहा है? इन सबको जब हमने लिखा तो आ जाएगा ml2T-2 के की पावर -1 पर मोल। तो ये हो गया आइडियल गैस इक्वेशन का डायमेंशन। समझ में आया? नाउ अगला सवाल क्या कह रहा है सवाल में, द टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस आर मेजर्ड। सीपी दे रखा है आपको इतना, ठीक है। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है सीपी, एट कांस्टेंट प्रेशर पे सीपी यूज होता है, ठीक है। तो सीपी में भी दे रखा है प्लस माइनस, यानी इसमें भी एरर दे रखा है आपका, और सीवी का ये दे रखा है। देखो एक ये फॉर्मूला होता है, आप पढ़ोगे दूसरे वाले किताब में कि आर जो होता है वो सीपी माइनस सीवी के बराबर होता है, ठीक है। तो आर क्या है, सीपी माइनस सीवी के बराबर होता है। आर क्या है, यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, तो सीपी माइनस सीवी है, फिर हमें डेल्टा वाला भी यूज करना है, तो भी प्लस कर देंगे साथ में डेल्टा सीपी माइनस सीवी। अब सारी वैल्यू को इसमें पुट करो, आंसर आ जाएगा आपका ये। समझ में आया? अगला सवाल कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ गैलेक्सी इज द ऑर्डर ऑफ इतना। गैलेक्सी का डिस्टेंस इतना है, तो हमें बताना है कितना टाइम लगेगा किसी लाइट को पहुंचने के लिए उस गैलेक्सी, ठीक है। मतलब गैलेक्सी से हमारे पास आने में लाइट को कितना टाइम लग जाएगा ये बताना है आपको। तो स्पीड का फॉर्मूला हमें पता होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, हमने टाइम को इधर भेज दिया, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। हमने सारी वैल्यू पुट करी, आंसर आ जाएगा 3 इंटू में 10 की पावर 16 सेकेंड। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इन द एक्सप्रेशन P इक्वल्स टू ई आई स्क्वायर एम की पावर -5 जी की पावर -2, जिसमें E है एनर्जी, ठीक है, M है मास, ठीक है, I है एंगुलर मोमेंटम, और कैपिटल G जो है वो दे रखा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमें बताना है कि P क्या है, यहाँ पे डायमेंशन लेस है, तो क्या करो सारे डायमेंशन यहाँ पे लिख डालो। एनर्जी का ये होता है, ठीक है, I का मतलब क्या है यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, इसका ये होता है डायमेंशन, G का क्या होता है डायमेंशन हमने अभी निकाला था, ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो, P को यहीं पे छोड़ दो। समझ में आ रहा था? इसको सॉल्व करने के बाद आंसर जो आ रहा है वो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 आ रहा था, यानी ये सबकी पावर जब 0 ही है कुछ बचा ही नहीं, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। समझ आया? अगला सवाल क्या कह रहा है, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेशन ये, वेयर F का मतलब फोर्स है, Q का मतलब चार्ज है, V का मतलब वेलोसिटी है, एंड एक एंगल है थीटा। तो हमें B का क्या बताना है, डायमेंशन बताना है। तो इसको भी वैसे करेंगे, हमने सारी चीजें लिख दी यहाँ पे। F का हो जाएगा डायमेंशन ये mlt-2, वेलोसिटी का होता है mlt-1, चार्ज का होता है at। समझ में आ रहा है? चार्ज का at क्यों होता है, क्योंकि I का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई T होता है, ठीक है। तो IT हो जाएगा Q का फॉर्मूला चार्ज का। समझ में आ रहा है? करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू Q बाई T, तो चार्ज का हो जाएगा IT, I मतलब एम्पियर, ठीक है, T तो AT हो जाएगा इसका, तो AT हमें लगा दिया। अब सारी वैल्यू पुट कर दी इसमें, B को यहीं पे छोड़ दिया, बाकी को इधर भेज दिया, तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो डायमेंशन हो जाएगा m l की पावर 0, t की पावर -2, a की पावर -1। समझ में आया? चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें देखो सवाल कौन से बनेंगे। पहला सवाल, एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट स्पीड v एंड सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट स्पीड 2v। तो हमसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड क्या होगा और मीन स्पीड क्या होगा। देखो बच्चों, जब भी ऐसा सवाल आए कि आपके पास एक टोटल डिस्टेंस दे रखा है जिसमें से आधा डिस्टेंस हमने किसी v1 स्पीड से कवर किया और बाकी का आधा v2 के स्पीड से कवर किया है, तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है v एवरेज का। वो फॉर्मूला क्या है, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, ठीक है। इससे इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो देखो v1 क्या है हमारा v, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 2 v1 क्या है हमारा v और v2 क्या है हमारा 2v है, तो यार 2v लगा दो। समझ में आ रहा है? अपॉन में v1 प्लस v2 यानी क्या हो जाएगा, v प्लस में 2v हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 4v का स्क्वायर आया, समझ में, 2 4 हो जाएगा 4v का स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा 3v आ जाएगा। समझ में आ रहा है? एक v से एक v कट गया, बचा एक v, तो यानी आंसर हो जाएगा 4/3v। समझ में आया? तो इसको ऐसे करना है, ठीक है। तो आंसर देखो क्या है इसका, 4/3v। इन्होंने अलग तरीके से किया, लेकिन आप इस फॉर्मूले को भी लगा सकते हो डायरेक्ट। उसके बाद मीन स्पीड बोला है, मीन कैसे निकालते हैं भाई, जो भी स्पीड दे रखा हो और टोटल नंबर ऑफ स्पीड को नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो पहला स्पीड है v, दूसरा स्पीड क्या है 2v, टोटल 2 स्पीड है तो नीचे 2 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 3v अपॉन में 2, हो गया आंसर। समझ में आ रहा है? इसको ऐसे करना था। अब सवाल क्या है, क्या बोल रहा है देखो, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज शोन इन फिगर।
तो हमसे कह रहा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ इसी से। तो कैसे बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे। हमें दे रखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। शुरुआत में देखो क्या है यहाँ पे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है तो एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 होता है। समझ में आ रहा है। देखो एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद बोला है, आगे की बात करें, देखो यहाँ पे 6 से लेकर 8 सेकंड में भी क्या है, स्पीड डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होता है तो नेगेटिव में चले जाता है। तो ये एक्सेलरेशन का रूल होता है, ठीक है। आपको नोट्स पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। रूल पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे किए हैं। समझ में आया। अगला सवाल क्या कह रहा है, गिव द इंटरवल इन विच मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अवेलेबल। तो बताना इनमें से मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पे है। पहली बात हमें पता होनी चाहिए कौन सा ग्राफ है। तो ग्राफ है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे अगर मैं क्यू आर की बात करूँ तो इसका एंगल सबसे ज्यादा बन रहा है। तो जिसका एंगल सबसे ज्यादा बनता है, समझ में आ रहा है, जिसका एंगल सबसे ज्यादा बनेगा यानी स्लोप उसका सबसे ज्यादा होगा, और जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा। तो देखो क्यू आर कुछ ज्यादा उठ रहा है, समझ में आ रहा है। ये थोड़ा इधर कर्व इधर जा रहा है, मुड़ रहा है। ये बिल्कुल, अगर मैं इस पर लाइन खींचू, देखो अगर मैं इसकी बात करें, पी की बात करें, तो पी का तो एंगल तो बहुत छोटा है, क्यू का भी बहुत छोटा है। और क्यू आर की बात करें तो यहाँ पे पूरा इसका सबसे ज्यादा आ रहा है। तो क्यू आर पे क्या है, मैक्सिमम क्या है हमारा स्लोप है। तो यानी क्यू आर हैज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। समझ में आया। नाउ अगला सवाल क्या कह रहा है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग जिसकी हाइट है 45 मीटर, और उसके साथ साथ एक दूसरा बॉल भी ऊपर की तरफ फेंका गया। मतलब एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं इतनी स्पीड से। तो हमसे कह रहा है कि रिलेटिव स्पीड क्या होगा बॉल का। समझ में आया। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप लोग, हमें पहले टाइम ले लेना है दोनों के लिए, ठीक है। हम जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अगर वेलोसिटी की फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। समझ में आ रहा है। लेकिन ये फ्री फॉल का केस है क्योंकि ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए की जगह जी हो जाएगा, यू कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है, समझ में आ रहा है। डाउनवर्ड की जगह हो जाएगा v इक्वल्स टू जी टी, क्योंकि यू 0 हो चुका है। और जब बॉल की बात करें, जब हमने ऊपर की तरफ फेंका है तो ऊपर की तरफ तो इनिशियल स्पीड ये हो जाएगा, वहां पे फाइनल 0 होता है। समझ में आ रहा है। तो दोनों को कर दिया हमने कंपेयर। जब कंपेयर किया, ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगा आपका 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थोड़ा मैथ लगाया, इसको सॉल्व कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, टाइम वेलोसिटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन। तो हमसे पूछा क्या है, पहला पूछा है इसमें कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट बिटवीन t0 से लेके t5। देखो t0 से लेके 5 तक कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो जब भी हम किसी ग्राफ में डिस्टेंस निकालते हैं तो हमें क्या निकालना होता है, एरिया निकालना होता है। दो तरीके हैं करने के, एरिया वाला तरीका यूज करना आप लोगों को जल्दी हो जाएगा। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं 0 से लेके 5 सेकंड, तो देखो कौन सा फिगर बन रहा है यहाँ पे, 0 से लेके 5, एक रेक्टेंगल आ रहा है, एक ट्राइंगल आ रहा है। तो दोनों का सम कर देंगे, दोनों के एरिया का सम। ठीक है, तो उन्होंने दोनों के एरिया का कर दिया, सम कर दिया। तो आंसर आ गया 80 मीटर। या ट्राइंगल का लगा दोगे एरिया का फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और रेक्टेंगल का लगा देना, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। आया समझ में। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद कह रहा है कि 0 से लेके 10 सेकंड पे कितना होगा। मतलब अब इस पूरे का एरिया निकालोगे, यानी इस ट्राइंगल का भी, इस ट्राइंगल का भी, और इस रेक्टेंगल का भी, और सबको कर दोगे, जोड़ दोगे। समझ में आया। या तो एक और कर सकते हो, ट्रेपीजियम का भी फॉर्मूला लगा सकते हो। समझ में आ रहा है, ट्रेपीजियम का भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो, इससे भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, बाकी से सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये तो एरिया वाला बात था। ठीक है, तो एरिया के अलावा अगर तुम्हें बिना एरिया से निकालना है तो तुम्हें फिर फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें लगा दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ से ए आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि बाकी सब तो दे रखा है। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो टाइम शुरुआत में कितना है, 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी भी 0 होगा। जब टाइम 2 सेकंड था तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे 20 पे जा रहा है। समझ में आ रहा है, इसलिए। तो इसमें ज्यादा झंझट है, इससे अच्छा तुम एरिया वाला करना, जल्दी हो जाएगा सॉल्व। ओके, फिर क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द केस ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन इन द फॉलोइंग। बताना कब नेगेटिव हो रहा है, कब पॉजिटिव हो रहा है, कब जीरो हो रहा है। तो फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट की बात करें तो देखिए, तो पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि सिंस पोजीशन इन इंक्रीजिंग विद टाइम, ठीक है, टाइम के साथ
पोजीशन बढ़ रहा है यानी डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इसलिए ये क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। आया समझ में? अब इसमें देखते हैं क्या होता है सेकंड वाला पार्ट। सेकंड पार्ट में भी आप देख सकते हो अपवर्ड की तरफ कर्व बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है, तब ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है इंडिकेट। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें उल्टा हो रहा है यानी नेगेटिव हो रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब इसकी बारी है, इसमें क्या बता रहा है, पहले फिगर क्या बन रहा है, ओ ए बी सी डी ई, ठीक है, बी सी डी बन रहा है, तो इसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कैसा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। बट ये जो ये डी ई है, इसमें देखो सीधा हो जा रहा है, जब कोई चीज सीधा हो जाएगा तो क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो जाएगा, नहीं यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये लाइन सीधी हो रही है ना, तो सीधी लाइन में एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो यही था इसका आंसर। अगला सवाल कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल वेराइज, ठीक है, विद टाइम एज एक्स इक्वल्स टू 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25। तो आपको इसमें डिफरेंशिएशन से सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सॉल्व, हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन का, पावर बाहर आ जाता है, तो 8t हो जाएगा, समझा, ये 15 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब यार t की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि टाइम दे रखा है आपका कितना, 0 सेकंड। अगर हम टाइम को 0 लगा देंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 15 मीटर पर सेकंड। पर ये वेलोसिटी आया, लेकिन हमें तो एक्सेलरेशन भी चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों चीज पूछा है। अच्छा, एक्सेलरेशन भी पूछा है आपसे, वेलोसिटी भी पूछा है और पोजीशन भी पूछा है। तो पोजीशन के लिए भी टाइम की वैल्यू इसमें 0 लगा देना, आंसर आ जाएगा 25 मीटर। वेलोसिटी के लिए डिफरेंशिएट कर दोगे इसको, उसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा आपका 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया ना? सवाल है डिराइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द यूज ऑफ वीटी ग्राफ। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन का जो डेरिवेशन है कैलकुलस मेथड से भी आ सकता है आपका, या ग्राफिकल मेथड से भी आ सकता है। अब दोनों जो आएगा ना, मैं आपको डेरिवेशन वाली जो वीडियो आएगी उसमें डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। बस आप याद रखो कि इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, इस क्वेश्चन को करना है आपको, उसको डिटेल में बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अगला सवाल है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, ये दे रखा है आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हमें निकालना है क्या, पहले वो बोल रहा है कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम गिवन वीटी ग्राफ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना। उसके बाद पूछा है क्या, स्पेसिफाई द टाइम फॉर विच पार्टिकल अंडरगोन एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब किस टाइम पे ऐसा हो रहा है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, मतलब वो भी निकालना है आपको। फिर चौथा में ड्रॉ करना है आपको क्या, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसी ग्राफ से, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्टेंस की बात है, जब भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात होता है तो क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। तो डिस्टेंस निकाल लो, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लग जाएगा इस वाले का, और साथ में एरिया ऑफ ट्राइंगल ये वाला जुड़ जाएगा, ठीक है। इनको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 40 मीटर। समझ में आ रहा है? फिर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जो ट्राइंगल है ना हमारा ओ ए बी, उसमें से माइनस कर दोगे। समझ में आ रहा है? किसको माइनस कर दोगे, इसके ट्रेपीजियम से, तब जाके क्या मिलेगा, हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल माइनस फाइनल होता है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का निकालना था हमें, तो दोनों के एरिया को माइनस कर दो। आप आपस में माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट जो है माइनस का 16 मीटर। इसका सेकंड पार्ट पूछा है कि हमें स्पेसिफाई करना है कि एक्सेलरेशन पे कितना टाइम हो रहा है, रिटार्डेशन पे कितना टाइम लग रहा है, और कांस्टेंट वेलोसिटी पे कितना टाइम लग रहा है। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन देखो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है, यानी 0 से लेके 4 सेकंड के बीच में है ना, लिखा है 0 से लेके 4 सेकंड के बीच में क्या एक्सेलरेशन हो रहा है। रिटार्डेशन कब हो रहा है, 0 से लेके 8 सेकंड के बीच में आ रहा है रिटार्डेशन। समझ में आया? उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करें तो 8 से लेके 12, कहाँ से लेके 8 से लेके 12 के बीच में क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, क्योंकि लाइन सीधी बन रही है। 8 से लेके 12 में लाइन सीधी बन रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी है। समझ आया? थर्ड पार्ट में पूछा एक्सेलरेशन कितना होगा, भाई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी कितना है 4, अपॉन में टाइम कितना है 4, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन की बात करें तो रिटार्डेशन में भी कितना है 4 है ऊपर, वेलोसिटी अपॉन में 2 हो जाएगा टाइम, क्योंकि 2 सेकंड के लिए हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा माइनस का 2, क्योंकि रिटार्डेशन को माइनस का लेता है। समझ में आया? फोर्थ पार्ट पूछा था इसमें कि इसका हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है, तो 4 सेकंड तक का था हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बना दिया हमने 4 सेकंड के लिए। फिर उसके बाद दोबारा कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव में कांस्टेंट है, तो इसलिए नेगेटिव में चला गया 8 सेकंड तक। समझ आ रहा है? फिर उसके बाद यहाँ पे फिर बढ़ रहा है 12 से लेके 16 सेकंड में, तो बढ़ रहा है, तो मतलब यहाँ पे ऐसे बना देंगे, क्योंकि ये ग्राफ कौन सा है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, और ये था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, समझ में आया? सवाल है ऑन अ 60 किलोमीटर स्ट्रेट रोड अ बस ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इतना, हाउ फास्ट मस्ट द बस travel the next 30 kilometers so as to have average speed of 40 km per hour for entire trip।
समझ में आया क्वेश्चन? इसमें यही बताना है कि आपको कि कितने स्पीड से चलेगा, बाकी के 30 किलोमीटर की एवरेज स्पीड इसका 40 किलोमीटर पर आवर हो जाए। तो हमें इस बार एवरेज स्पीड दे रखा है, फॉर्मूला वही वाला लगेगा 2v1 v2 वाला, ठीक है। अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो आप। एवरेज स्पीड दे रखा है आपको कितना 40 किलोमीटर, इसलिए हमने 40 लगा दिया, बाकी सारी वैल्यू पुट कर दी हमने, आंसर आ जाएगा आपका इसमें, ठीक है। तो हमें v2 निकालना है, तो v2 निकालोगे तो v2 आ जाएगा आपका 60 किलोमीटर पर आवर इसको सॉल्व करने के बाद। ओके, समझ आ रहा है? नाउ अगला सवाल क्या बोला है इसमें, the displacement of a particle moving in one dimension under the action of a constant force is related to the time t with the equation। t की वैल्यू दे रखी है आपको ये, where x क्या है मीटर में है और टाइम है सेकंड में। ओके, तो हमसे पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पूछा है, ये सवाल है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, dx/dt होता है। क्या होता है dx/dt? तो पहले हम इससे क्या निकालेंगे, x निकालेंगे। अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो t-3 हो जाएगा, ठीक है। तो रूट वाला इधर आके स्क्वायर हो जाता है, तो t-3 का होल स्क्वायर। अब t-3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, a² + b² - 2ab, ये लगा दिया हमने, तो ये बन गया ये इक्वेशन। अब इसको कर दो डिफरेंशिएट, क्योंकि इस ये तो x आया आपका, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करने के बाद आपको लेना है वेलोसिटी को जीरो, तो 2t - इसको जीरो के बराबर कर दोगे तो t आ जाएगा 3 सेकेंड। तो टाइम आ गया आपका। जब टाइम आ जाएगा तो इसमें हम पुट कर देंगे, ये जो इक्वेशन बना था ना आपका, इसके अंदर हमने टाइम की वैल्यू पुट कर दी, कितना 3 सेकेंड। तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा कितना, जीरो। आया समझ? तो ये आंसर हो जाएगा। अगर वेलोसिटी जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये था इसका आंसर। अगले चैप्टर पे आते हैं, मोशन इन अ प्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला सवाल कह रहा है, एट विच पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी द स्पीड ऑफ मोशन इज मिनिमम। मिनिमम कब होता है ट्रेजेक्टरी में स्पीड? तो मिनिमम स्पीड इज द एट हाईएस्ट पॉइंट सिंस द वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी इज जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम किसी चीज को फेंकते हैं तो फाइनल जीरो होता है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे चीजें जीरो हो जाएगी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द, अच्छा यहाँ पे हाइट आएगा, ठीक है, विच द हाइट एंड रेंज आर इक्वल। हाइट और रेंज का भी इक्वल होगा। जब ऐसे सवाल आते हैं तो दोनों के फॉर्मूले को कर दो इक्वेट। जब आप इक्वेट करोगे तो बाकी चीजें कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या ये, तो थीटा आ जाएगा आपका tan−4। समझ में आया? तो tan−4 पे क्या हो जाएगा हमारा, वो एंगल है जिसमें दोनों चीजें इक्वल हो जाएगी। समझ आया? अगला सवाल क्या कह रहा है, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल पाथ इफ द रेंज इज मैक्सिमम। अगर रेंज मैक्सिमम हो रहा है तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा इनिशियल और फाइनल का, ये बताना है आपको। तो अगर हम मोमेंटम के फॉर्मूले की बात करें तो रेंज मैक्सिमम तो तभी होता है जब एंगल कितना हो 45 डिग्री। सिंस द इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल रिमेन सेम थ्रू आउट देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम इन द हॉरिजॉन्टल। यानी हॉरिजॉन्टल वाला में चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो सेम ही रहता है। समझ आया? लेकिन वर्टिकल की बात करें तो u sin 45 ले लोगे, तो u sin 45 विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो u sin 45 को आप जब लोगे, समझ आ रहा है, तो हमें मोमेंटम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी। हमने लगा दिया, तो लगाने के बाद सॉल्व किया तो आंसर आ गया √2mu। क्योंकि हमें मास और इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता ना, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। सवाल कह रहा है, हंटर एम्स हिज गन एट अ मंकी सिटिंग ऑन अ ट्री एंड फायर्स, विल द बुलेट हिट द मंकी। तो इसका आंसर है नहीं होगा भाई, ऐसा हिट ही नहीं होगा, क्योंकि अगर आप गन को सीधा उसको एम करोगे तो ना गन के जो बुलेट होते हैं ना वो थोड़े ना कर्व होके जाएंगे, यानी प्रोजेक्टाइल बनाएंगे ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से थोड़ा प्रोजेक्टाइल बनेगा जिसके वजह से बुलेट उसके आसपास से गुजर जाएगी, उसको लगेगी नहीं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, नेम अ क्वांटिटी विच रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग द फ्लाइट ऑफ एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो जब कोई प्रोजेक्टाइल को आप फेंक रहे हो, ठीक है, तो कौन सा कंपोनेंट रिमेन्स अनचेंज रहता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वो हमेशा एक जैसा ही रहता है, कभी बदलता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। फिर अगला सवाल है, बोल रहा है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल जा रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, तो हमें बताना है कि पाथ उसका पैराबोला है। तो कैसे करेंगे, हम पहले टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √2h/g। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा आपका जीरो। आया समझ में? इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे बनाए फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ मोशन से बनाए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से बनाया, आप बना लेना, आ जाएगा आंसर। अगर एक्सेलरेशन ही नहीं है, सिंस देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल, हमें पता है हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता क्योंकि
सेम रहता है उसका कंपोनेंट, तो x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ut हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी वही सेकंड इक्वेशन की बात हो रहा है। तो ut, क्योंकि हाफ ए टी स्क्वायर में a 0 हो जाएगा तो बचा ut। अब इस t की वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो फॉर्मूला क्या हो गया, अब क्या हो जाएगा आपका h इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जी अपॉन में 2u स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी। समझ में आ रहा है। तो जब अगर तुमने ये वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि h को हमने यहीं पे छोड़ दिया, तो इधर जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो जब इसको आपने किया सॉल्व तो आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर में, तो ये स्क्वायर में है, तो यानी जब कोई चीज स्क्वायर में होता है तो पैराबोला बनता है। तो अगला सवाल है, द हाइट एंड द डिस्टेंस अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन अ सर्टेन प्लेन विद नो एटमॉस्फेयर आर गिवन बाय। अच्छे, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है आपका, क्वेश्चन ये होना चाहिए था एक्स की वैल्यू दे रखी होगी और वाई की। तो एक्स है यहाँ पे 60, अगर x 60 है तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, अगर इस वेलोसिटी निकालेंगे तो हो जाएगा dx बाई dt, तो dx बाई dt 60 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। और y पे आपका ये दे रखा था, क्वेश्चन ये कंप्लीट नहीं है तो ये भी होना चाहिए था इसके अंदर। तो y दे रखा है 8t माइनस 5t स्क्वायर, तो इसको भी कर लोगे, इसका भी डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा 8 माइनस 10t। समझ में आ रहा है। नाउ वेलोसिटी विद विच इट इज प्रोजेक्टेड कैन बी रिटर्न एज वी स्क्वायर, किसके बराबर हो जाएगा, dx अपॉन में dt का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में dy अपॉन में dt का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में हम t की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे। ठीक है, जब t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये तो 6 का 6 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो चुका होगा तो सिर्फ 8 बचेगा। तो अब इसका स्क्वायर कर दो, जब तुमने इसका स्क्वायर किया तो आंसर आ जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। तो ये था इसका आंसर। अगला सवाल है, बच्चों इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक्स है। इसमें क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है, इन्होंने एंगल का जिक्र ही नहीं किया। तो एंगल ये बता रखा है कि पहले 60 डिग्री पे फेंका, बाद में 30 डिग्री पे फेंका है। तो हमें बताना है कि जो दोनों का हाइट जो होगा ना आपका, वो h1 का जो हाइट है वो h2 के 3 गुना ज्यादा है। समझ में आया, h2 के 3 गुना ज्यादा है क्या h1 का हाइट, ये हमें बताना है। यानी पहले जो हाइट होगी वो दूसरे हाइट के 3 गुना ज्यादा होगा, ये हमें बताना है। तो एंगल आपका 60 डिग्री और 30 डिग्री दे रखा है, क्वेश्चन में से मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे आना चाहिए था 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो बता दो, देखो अगर थीटा का 60 डिग्री है तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ये होता है। हमने सारी वैल्यू पुट करी तो आंसर आया ये। ऐसी रेंज की बात कर ले तो रेंज में अगर लगाओगे फॉर्मूला तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा। आया समझ। लेकिन हमें वैसे रेंज से लेना देना नहीं है, हमें किससे लेना देना है, हमें हाइट से लेना देना है। क्वेश्चन इसमें रेंज का भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है, और हॉरिजॉन्टल रेंज जब ये आ रहा है कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे। अगर हम 30 डिग्री लेंगे तब भी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। समझ में आ रहा है, तो 30 डिग्री पे भी सेम ही आ रहा है। लेकिन हाइट की बात करें तो हाइट कितना आ रहा है, देखो 3 गुना ज्यादा आ रहा है। इसमें यू स्क्वायर अपॉन में 8g है, 3u स्क्वायर अपॉन में 8g, और इसमें सिर्फ यू स्क्वायर अपॉन में 8g, तो 3 गुना ज्यादा हो गया। हैंस प्रूव हो गया, हैंस कह सकते हैं कि इट फाउंड दैट h1 इक्वल्स टू 3h2 एंड r1 इक्वल्स टू r2। समझ में आया, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल है, क्या बोला है इसमें, प्रूव करना है कि जो पाथ होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का वो क्या है, पैराबोला है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं किसी चीज को हमने प्रोजेक्ट किया, मतलब फेंका है उसको थीटा एंगल से, जिसकी वेलोसिटी है u। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, u cos थीटा, u sin थीटा। समझ में आ रहा है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u cos थीटा इनटू में टाइम, ये आ गया। अब वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल में भी ऐसे ही करोगे, u sin थीटा। ठीक है, इसमें अगर वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें कौन सा लगेगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दोगे। इन्होंने वही लगा दिया, लेकिन यहाँ पे u sin थीटा लोगे, u के ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता था ना, जाएगा u sin थीटा t माइनस में हाफ gt स्क्वायर। माइनस में इसलिए दिया है क्योंकि हमने अपोजिट साइड फेंका है, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं ना, इसलिए आया समझ। अब क्या कर देंगे हम इसको कर देंगे अब कंपेयर। क्या कर देंगे इसको हम कंपेयर। तो u y क्या है हमारा, u sin थीटा, और ये जो है तुम्हारा ये जो t है, यहाँ पे t निकाल सकते हो। यहाँ से t का फॉर्मूला क्या आएगा, x अपॉन में u cos थीटा। इस वाले फॉर्मूले से t निकाल सकते हो, x अपॉन में u cos थीटा। तो हमने यहाँ पे इस t की जगह हमने ये लगा दिया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो एक स्क्वायर वाला बन रहा है। जब भी कुछ स्क्वायर वाला बने इक्वेशन तो वो हमेशा पैराबोला बनाता है। समझ में आया, तो ये था इसका आंसर। अगला सवाल है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, गिव टू एप्लीकेशन एंड टू एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो दो एग्जांपल है, एक बॉम्ब को अगर रिलीज कर रहे हो एरोप्लेन से, ठीक है, स्टोन को फेंक रहे हो, तो ये सब प्रोजेक्टाइल के क्या है, एप्लीकेशंस हो गए। तो सॉरी, ये हो गए एग्जांपल। अब एप्लीकेशन की बात करें तो स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है, वेलफेयर एंड इन फ्लड ऑपरेशन में ये सारी चीजें प्रोजेक्टाइल मोशन का ही इस्तेमाल होता है। आया समझ। अगला सवाल क्या कह रहा है क्वेश्चन,
फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। कह रहा है कब हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट जो है वो इक्वल हो जाएगा, किस एंगल पे। तो क्या करेंगे, हमें थीटा निकालना है, तो दोनों के फॉर्मूले को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। जब इक्वेट किया तो देखो साइन 2 थीटा था यहाँ पे, कट फिट के आंसर आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू 4। समझ में आ रहा है, tan थीटा 4 आ रहा है तो थीटा आ जाएगा 75.96 डिग्री। या फिर आप लिख सकते हो tan इनवर्स 4। समझ में आया, इसको tan इनवर्स 4 भी लिख सकते हो, तब भी आंसर सही है। तो इस एंगल पे दोनों चीजें सेम रहती है। कौन सा एंगल पे, 75.96 डिग्री पे। ओके, अगला सवाल क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है a projectile is fired at an angle theta with the horizontal velocity v, derive the expression for maximum height। तो देखो ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन की अगले वाले वीडियो में हम करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रूव दैट द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। मतलब हमें रिलेशन बताना है मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज का। तो फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला ये होता है, हाइट का फॉर्मूला ये होता है। थीटा की वैल्यू ले लो 45 डिग्री। जब तुम इसको कंपेयर करोगे ना रेंज और हाइट को, तो रेंज जो होता है ना वो 4 गुना होता है हाइट, या हाइट होगा, यहाँ मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे आर एच होगा, सॉरी 4h होगा। समझ में आ गया, आर मैक्स किसके बराबर होता है, 4 गुना हाइट के, मैक्सिमम हाइट के, ये होगा इसका आंसर। ओके, समझ आया ना। अगला सवाल कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ए की वैल्यू दे रखी है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस यू, एंड बी दे रखा है -4i कैप प्लस j कैप माइनस 2u। तो हमसे एंगल पूछा है इसका, तो हम डॉट प्रोडक्ट से कर सकते हैं इसको। तो ए बी जो होता है हमारा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा के बराबर होता है डॉट के केस में। ठीक है, अब यहाँ से cos थीटा निकालो तो ए बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी यहाँ से आ जाएगा आपका, सारी वैल्यू पुट करोगे तो ए बी हो जाएगा 0। तो जब ये 0 हो रहा है तो cos थीटा 0 कब होता है, थीटा जब 90 डिग्री पे हो। ठीक है, अगला सवाल है, कह रहा है for a angular projection given to a projectile find maximum height times of light horizontal range। तो ये डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन की वीडियो अलग आएगी, उसमें आपको बताएंगे, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना अगर आपको आता है अच्छे से। तो सवाल है फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स 7i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप अबाउट द ओरिजिन विच एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। यानी हमें टॉर्क निकालना है, टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट से निकलता है। ठीक है, हमें लगाया क्रॉस प्रोडक्ट, और जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो डिटरमिनेंट्स के फॉर्मूले से सॉल्व होता है वो। तो डिटरमिनेंट्स हमने कर लिया, इसमें होता क्या है, आई कैप है तो आई कैप को कवर कर लो, जो बच जाएगा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो 5 आई कैप को अगर मैं कवर कर लूँ तो बचेगा क्या, -5 और -1 को करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को 1 से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, आ गया अपना एक माइनस खुद का होता है इनका। ऐसी जे में क्या हुआ, माइनस का आएगा ही, जे का अपना एक खुद का माइनस होगा ही। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, जे को अगर कवर करोगे तो -5 को 1 से करेंगे तो -5, 7 को 1 से करेंगे तो 7, और एक माइनस अपना खुद का। आया समझ, ऐसे के के लिए भी करेंगे, अब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये, तो टॉर्क निकल गया आपका। ओके, चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें देखो क्या करना है आपको, सबसे पहला सवाल है यहाँ पे ब्लॉक वाला। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 2 मास है 5 किलो का और 3 किलो का, उसको सस्पेंड कर दिया एक मासलेस इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से जो फिगर में दिखा रहा है। तो हमसे T1 और T2 पूछ लिया, इसका क्या होगा। एक्सेलरेशन दे दिया आपको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैं M1 मास की बात करूं, ठीक है, M1 को मान लो तुम 5 kg, वैसे 5 kg M1, तो 5 kg ले लिया हमने, M1 को ले लिया 5 kg। तो इसका अगर इक्वेशन बनाओगे फ्री बॉडी डायग्राम से, तो इसमें आप देख सकते हो कि जो T1 है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, T2 इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक को प्लस का ले लो, एक को माइनस का ले लो। हमने T1 को प्लस का ले लिया। अब ये सब एक डायरेक्शन में, mg भी नीचे लग रहा होगा, तो ये सब हमने सारी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा ma के बराबर, तो ma m1 ये हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे T1 माइनस T2 5g है, तो 5g की वैल्यू पुट कर दी हमने 10, और 5a की वैल्यू पुट कर दी हमने 2। तो सॉल्व करके T1 माइनस T2 आ जाएगा 59 न्यूटन। ऐसे ही मास 2 के लिए भी करेंगे। ठीक है, तो मास 2 के लिए भी करोगे तो ये कुछ बनेगा इक्वेशन, इसमें भी सारी वैल्यू पुट कर। अच्छा, इन्होंने g की वैल्यू 9.8 लिया, अभी 9.8 ले लेना, वैसे 10 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स तब भी मिलेंगे आपको। फिर T2 से क्या, T2 आ जाएगा आपका 35.4। अब T2 जब आ गया 35.4 तो इसमें पुट कर दो T2 की वैल्यू, तो आ जाएगा T1 94.4 न्यूटन। समझ आया। अगला फिगर शोज xt डायग्राम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन 2 डायमेंशन। ठीक है, xt और yt वाला है, तो हमें बताना है क्या, इफ द पार्टिकल हैज अ मास इतना ग्राम, तो फाइंड द फोर्स पूछा है, कितना लगेगा इस पर फोर्स।
तो पहले एक्स टी की बात कर लेते हैं। एक्स टी के लिए फॉर्म देखो, ये यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म में आंसर क्या आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 2 सेकंड में 2 मीटर जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका v वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे 1 मीटर पर सेकंड। फिर एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। और y की बात करें तो y एक्सिस पे देखो ये बन रहा है पैराबोला टाइप, तो y हो गया t का स्क्वायर के बराबर, तो vy क्या हो जाएगा dy बाई dt, तो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 2t हो जाएगा। आया समझ में? अब 2t हो गया तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ma होता है, तो y एक्सिस पे क्या हो जाएगा may। अब a हमारा y पे कितना है 2 है, और मास हमें पता कितना था 500 ग्राम, से केजी में बदल दिया 0.5 आ गया, तो y एक्सिस की तरफ कितने हो जाएंगे 1 न्यूटन हो जाएगा। x एक्सिस पे कितना था 0 था, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। अब हम क्या निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो फोर्स का भी हो जाएगा एक्स वाला भी और वाई वाला भी, तो हमने सॉल्व कर दिया इसको, तो आंसर आ जाएगा 1 न्यूटन टुवर्ड्स वाई एक्सिस। समझ आया? 9 सवाल क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक बुलेट है जिसका मास है 0.04 kg, मूविंग विद द स्पीड इतना, वो एक हैवी वुडन ब्लॉक में एंटर हो गया और 60 सेंटीमीटर पे आने पे रुक गया हो, तो तुमसे कह रहा है एवरेज रेजिस्टिव फोर्स कितना होगा इस पे। तो एक तरीके से आपसे क्या पूछ लिया इन्होंने, फोर्स ही पूछ लिया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन पहले निकाल लो, इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने निकाल लिया, ठीक है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s वाले फॉर्मूले से लगाया हमने। v को 0 ले लिया, क्यों, क्योंकि स्टॉप हो चुका है, बुलेट जाते जाते स्टॉप हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो बचेगा ये वाला फॉर्मूला, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया हमने, ठीक है। तो अब इसमें सारे वैल्यू पुट कर दो, 90 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे टाइम लगा के हमने सॉल्व कर दिया, तो आंसर आ गया एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आएगी माइनस में, ठीक है। अब एक्सेलरेशन की जब वैल्यू आ गई तो फोर्स का फॉर्मूला होता है ma लगा दिया, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 270 न्यूटन। समझ में आया? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द बॉटम, बॉटम पे कितना होगा स्पीड ब्लॉक का, और ये जो दे रखा है ना आपका, ये सर्कल का 1/4 पार्ट है, अगर ये 1/4 पार्ट है सर्कल का, तो हम जानते हैं v का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है अंडर रूट 2gh। समझ में आया? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने g ले लिया एक ही जगह पे, अब यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दो, तो v आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? तो ये था इसका आंसर। अगला सवाल कह रहा है क्वेश्चन में 3 ब्लॉक है जो फिगर में शो हो रखा है आपका, ठीक है, तो हमसे पूछा गया है इसमें दे आर पुल टू राइट विद द फोर्स इतना, m1 का इतना मास दे रखा है, m2 भी दे रखा है, m3 भी दे रखा है, और टेंशन हमें निकालना है t1 और t2, मतलब ये टेंशन और ये टेंशन निकालना है। तो पहली बात तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दो आप, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में मास, तो सारे मास को जोड़ दिया तो एक्सेलरेशन आ गया 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हर एक ब्लॉक का हम निकाल लेते हैं टेंशन, तो यहाँ पे टेंशन लग रहा है T2, यहाँ लग रहा है T1, तो M3 की बात करें तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम जब आप बनाओगे तो फोर्स इधर लग रहा है, टेंशन उल्टा लग रहा है, तो फोर्स को प्लस में लेंगे, टेंशन को लेंगे माइनस में, तो M3A हो जाएगा। अब सारी वैल्यू पुट कर दी हमने, टेंशन निकाली T2 25 न्यूटन। समझा? अब M3 की बात होगी कहानी, तो M2 पे कुछ जाते हैं भाई, M2 या M1 पे भी जा सकते हो, M1 पे जाते हैं क्योंकि T1 इस साइड है। अब M2 निकालने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उससे T2 आ जाएगा, T1 भी आ सकता है M1 से, लेकिन जल्दी आ जाएगा। M1 से करते हैं तो ये M1 हो जाएगा, M1A इक्वल्स टू T1, क्योंकि फोर्स इस साइड अपोजिट में कुछ लग ही नहीं रहा है। T1 की बात कर लेते हैं, T1 कितना लग रहा होगा इसमें, तो M1 से आप निकाल लो T1, क्योंकि T1 M1 के पास भी है और M2 के पास भी है, इससे जल्दी हो जाएगा सॉल्व, क्योंकि इसमें अपोजिट में कुछ लग ही नहीं रहा है, तो सीधा M1A T1 के बराबर हो जाएगा। सारी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 8.33 न्यूटन। समझ आया? ये था इसका आंसर। बच्चों ये क्वेश्चंस तो थे ही, लेकिन इसमें आपको एक डेरिवेशन है बैंकिंग ऑफ रोड, वो जरूर प्रैक्टिस करके जाना, उसके चांस काफी ज्यादा होते हैं एग्जाम में आने के, ठीक है। तो बैंकिंग ऑफ रोड आप जरूर करके जाओ इस चैप्टर के लिए। तो बारी अगले चैप्टर की, चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर, इसके क्वेश्चंस करते हैं आप सॉल्व। क्वेश्चन है अ बुलेट weighing 10 ग्राम इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी 800 मीटर पर सेकंड आफ्टर पासिंग थ्रू अ मड वॉल 1 मीटर वॉल थिक, इट्स वेलोसिटी डिक्रीज 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो जब इसको चलाया गया तो स्पीड इससे कम हो गई 100 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, 100 मीटर पर सेकंड हो गया, कहने का मतलब ये है पहले इतना था अब इतना हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया। तो हमसे पूछ रहा है एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मड वॉल, यानी फोर्स ही निकालना है आपको। हम जानते हैं कि वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, Fs होता है वर्क डन, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमें डिस्प्लेसमेंट पता है कितना है 1 मीटर, तो हमने डिस्प्लेसमेंट को 1 मीटर मान लिया, मास को केजी में बदल लिया, वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड, फाइनल वाला इनिशियल वाला 800, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर। तो हमने अगर इसको s को इधर भेजेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि s की वैल्यू 1 है, तो इसको हटा ही दो,
तो बच गया ये, समझ में आया। तो इन पे सारी वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया माइनस का 3150 न्यूटन। तो ये था इसका आंसर। अगला सवाल है, रिलेशन बताना है लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ठीक है, जहां पे m का मतलब है मास ऑफ द पार्टिकल, v का मतलब वेलोसिटी। अगर मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और नीचे दोनों, तो ये फॉर्मूला देखो m का स्क्वायर भी हो जाएगा, v का स्क्वायर भी हो जाएगा। तो क्या कह सकते हो, जो p है हमारा, p का भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि mv क्या होता है, मोमेंटम होता है। mv क्या होता है, मोमेंटम। तो p का स्क्वायर होगा, यहाँ क्यों लगाया, गलती होगी, यहाँ पे p का स्क्वायर होना चाहिए था, क्योंकि p का फॉर्मूला mv होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक है। अब ये स्क्वायर है तो इसको मैंने इधर भेज दी, तो 2m हो जाएगा, और स्क्वायर वाला रूट में कन्वर्ट हो जाता है इक्वल्स टू के दूसरे साइड में, तो ये अंडर रूट 2m हो जाता है। तो ये बन गया इसका रिलेशन, समझ आया। तो बच्चों इस चैप्टर में ना एक फॉर्मूला है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, जिसमें आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का डेरिवेशन भी कर लेना, क्योंकि वो आते हैं एग्जाम में और उस पर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, ठीक है। तो मैंने वो क्वेश्चंस, उसके बहुत तरीके होते हैं बनाने के, तो मैंने वो क्वेश्चन दिए नहीं, लेकिन आप उनकी प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। उनमें से भी चांस होते हैं, मार्क्स आ जाते हैं इनके, 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अगले चैप्टर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इस चैप्टर में सबसे पहला सवाल है फाइंड द टॉर्क। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, तो इसको रिपीट नहीं कर रहे हम, ठीक है, क्योंकि टॉर्क भी एक टाइप का रोटेशन मोशन के ही अंदर आता है। उसके अलावा क्वेश्चन है स्टेट द फैक्टर ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन चीजों पे डिपेंड होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ द रोटेशन पे डिपेंड होता है, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी पे डिपेंड होता है, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस पे डिपेंड होता है। सवाल है द एंगल थीटा कवर्ड बाय अ बॉडी इन रोटेशनल मोशन इज गिवन बाय द इक्वेशन, थीटा दे रखा है आपका 60 प्लस में 5t स्क्वायर प्लस में 2t क्यूब। तो हमसे बोला है कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन फाइंड करो t इक्वल्स टू 2 सेकंड के अंदर। तो हमें थीटा इस फॉर्म में दे रखा है, जब भी कोई चीज इस फॉर्म में होता है तो हम हमेशा डिफरेंशिएट करते हैं, तो थीटा ये दे रखा है, तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है d थीटा बाय dt। तो थीटा की वैल्यू हमने पुट करके डिफरेंशिएट किया, तो आंसर जो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें t की वैल्यू पुट कर दो 2 सेकंड, तो आंसर आ जाएगा 50 रेडियन पर सेकंड। अब इसको एक बार और कर दो डिफरेंशिएट, तो हमें एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा एंगुलर वाला, तो एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया 10 प्लस में 12t। अब t की वैल्यू पुट कर दो तो आ जाएगा आंसर 50 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ओके। क्वेश्चन कह रहा है एक सर्कुलर रिंग है जिसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर और मास है इतना, वो रोटेट कर रहा है अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर विद द फ्रीक्वेंसी इतना रोटेशन पर सेकंड। तो हमसे एंगुलर मोमेंटम पूछ लिया कितना होगा। रेडियस निकालने के लिए हम डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 40 सेंटीमीटर था तो रेडियस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में बदल दोगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा। मास दे रखा है इतना, ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है 10 रोटेशन पर सेकेंड, ओके। तो हम जानते हैं कि सर्कुलर रिंग में mr स्क्वायर होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो mr स्क्वायर लगा दिया हमने, सारी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 0.04 kg मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका I, समझ में आ रहा है। अब ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई न्यू होता है ना, तो 2 पाई न्यू में हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो आ जाएगा 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू में एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। हमने सारी वैल्यू पुट कर दी तो आंसर आ जाएगा 251 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, समझ में आया। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। और बच्चों इस चैप्टर का जो मेन डेरिवेशन है ना, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सर्कुलर रिंग या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू डिस्क, ये दोनों कर लेना आप, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये 4 चीजें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको करना प्रैक्टिस आप, डेरिवेशन की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसको डिटेल में। फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 पार्टिकल जिसका मास है m1, मास है 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, ठीक है। उसके चारों वर्टेक्सेस पे है, कोने पे है ABCD पे, वो स्क्वायर है, साइड है इसका 1 मीटर। तो हमसे कह रहा है पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो हम जानते हैं एक्स कॉम वाई कॉम निकाल लेंगे हम आंसर, ठीक है। एक्स कॉम का फॉर्मूला होता है m1 x1, सारी वैल्यू पुट कर दी हमने, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 0.5। ऐसी वाई कॉम निकाल लोगे तो आंसर आएगा 0.7। तो हमारे सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 0.5 कॉमा में 0.7, क्योंकि एक्स को पहले लिखते हैं वाई को बाद में लिखते हैं। अब इस अगला क्वेश्चन है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट अ टेंजेंट इज 7/5 mr स्क्वायर। हमसे कह रहा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ डायमीटर।
तो डायमीटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बताना है। तो हमें अगर एक टेंजेंट खींच ले, तो केसीएल एक टेंजेंट है मान लो ये आपका, ठीक है, और केसीएल जब टेंजेंट है तो ओबी क्या है हमारे यहाँ पे, ओबी से यहाँ पे पूरा एक डायमीटर बन गया एओबी, समझ आ रहा है। हम जानते हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, जो आई होता है वो इस आई प्लस में एम ओसी का स्क्वायर होता है, ओसी बोले तो रेडियस का, इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर होगा ओसी, समझ में आ रहा है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में यही पढ़ा था हमने। अब ये हमें दे रखा है तो इसकी जगह हमने लिख दिया 7/5 mr स्क्वायर, इनर्शिया दे रखा है टेंजेंट पे 7/5 mr स्क्वायर, इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो तो इससे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा कितना mr स्क्वायर, ठीक है, mr स्क्वायर हो जाएगा, और ये 7/5 था तो इससे माइनस हो जाएगा तो 2/5 mr स्क्वायर हो जाएगा। तो बारी है आखिरी चैप्टर की जो सितंबर एग्जाम में आएंगे, तो ये क्वेश्चन सबको ये करने हैं ये। तो बारी है आखिरी चैप्टर जो सितंबर एग्जाम में आएंगे आपके क्वेश्चन है, इसमें ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है आपका। पहला क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो ये डेरिवेशन है तो इसकी अलग से वीडियो बनेंगे, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना अगर आपको आता है अच्छे से तो। उसके अलावा सवाल कह रहा है, शो द नेचर ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ फॉर अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ, ठीक है। तो पहला है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस ऑर्बिटल रेडियस आर, इनके बीच का जो ग्राफ बनेगा क्या बनेगा। तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये Gmm/2r, तो यानी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस से। जब भी इनवर्सली का ग्राफ बनता है तो कैसा बनता है, इस टाइप का बनता है, आया समझ में। फिर पोटेंशियल का पूछा था, पोटेंशियल जो होता है वो भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेकिन माइनस वाले में, तो माइनस यानी नेगेटिव में चला जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा ग्राफ इसका। फिर टोटल एनर्जी का पूछा है, टोटल एनर्जी जो होता है वो कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, माइनस का 1/2 r, तो इसका भी सेम टू सेम ग्राफ बनेगा, इसका समझ में आ रहा है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ये, समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल, क्वेश्चन कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट जुपिटर फ्रॉम द सन इज 5.2 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। तो हमसे कह रहा है फाइंड द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ जुपिटर अराउंड द सन। तो रेडियस कितना है, 5.2 टाइम्स है रेडियस ऑफ अर्थ, हमने लिख दिया रेडियस ऑफ जुपिटर इक्वल्स टू 5.2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। हमें टाइम पीरियड निकालना है जुपिटर का, अर्थ का हमें पता है 1 साल लगता है पूरा टाइम पीरियड रिवॉल्यूशन होने में, समझ आ रहा है। और टी स्क्वायर जो होता है आर क्यूब के बराबर होता है, तो हमने पहले ऊपर लिख दिया जुपिटर का और रेशियो में डाल दिया अर्थ का, अर्थ आएगा ई आएगा, ओके, यहाँ पे ई हो गया, हमें मिसप्रिंट हो गया फिर से, या ई होना चाहिए था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको इधर भेज दिया, अर्थ वाले के टाइम पीरियड को इधर भेज दिया, सारी वैल्यू पुट कर दी। क्यूब का मतलब होता है 3/2, ठीक है, सारी वैल्यू जब पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 11.86 ईयर्स, ओके, समझ आया। सवाल है, taking the moon orbit around the earth to be r and mass of earth 81 times the mass of the moon। तो हमसे कह रहा है find the position of the point from the earth where the net gravitational field intensity is 0। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। पहले तो ये होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जब फॉर्मूला लगाओगे इसको हमने इसके बराबर कर दिया मून वाले से, ठीक है। अब इसमें सारी चीजें पुट कर दो, जब हमने इसमें सारी चीजें पुट कर दिया तो 9/x इक्वल्स टू 1/r-x हो जाएगा, यहाँ से n आ जाएगा आपका, nr इक्वल्स टू 10x हो जाएगा, तो x निकल आएगा आपका 6/10r यानी 0.9r हो जाएगा, समझ आया। आपको देखो मेन फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी आप सवाल कर पाओगे, और ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इस चैप्टर के लिए क्योंकि कैलकुलेटिव चैप्टर है। सवाल क्या है अगला, 2 सैटेलाइट्स A and B गो अराउंड द प्लैनेट, ठीक है, planet in circular orbit having radius 4r and r respectively। if the speed of the satellite A is 3v find the speed of the satellite B। एक का दे रखा है दूसरे का निकालना है, तो हम ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले के लिए भी लगा लेंगे। अब दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, जब इक्वेट करोगे तो आपका v डैश आ जाएगा क्योंकि दूसरे वाले के लिए v डैश निकालता है, हमें b का ही निकालना है, प्लैनेट b का, या सॉरी सैटेलाइट b कह सकते हैं, सैटेलाइट b का निकालना है, तो ये आ जाएगा 6v, समझ में आया, 6 गुना बढ़ जाएगा इसका वेलोसिटी। आई थिंक इट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एट विच वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m reduced to 36% ऑफ इट्स वेट ऑन द सरफेस। रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है, यानी अगर 36% मास घट जाएगा तब क्या होगा, मास से 36% वेट घट जाएगा तब क्या होगा, हाइट। तो हाइट पूछा आपका, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ पूछा है, तो हाइट हमें निकालना है, रेडियस दे रखा है इतना, हम जानते हैं जी डैश का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। अगर जी डैश का फॉर्मूला ये होता है जब इसे तुम सॉल्व करोगे तो g - 2gh अपॉन में r हो जाएगा, ठीक है। अब g डैश को g - g डैश यहाँ से निकालोगे तो 2gh/r हो जाएगा,
परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है तो जितना डिक्रीज हो रहा है उसको ऊपर लिखो, ओरिजिनल नीचे लिखते हैं, इंडो में 100 करते हैं, तो जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका परसेंटेज डिक्रीज। अब इसको कर दो कंपेयर इसके साथ, ठीक है, अगर इसको इसके साथ कंपेयर कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका h आ जाएगा 1.152 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। अगला वीडियो आपके लिए काम का होने वाला है वो भी, क्योंकि इसमें मैं डेरिवेशन बताऊंगा आपको, जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे फाइनल एग्जाम हो या सितंबर का एग्जाम हो। सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आएंगे आपके अगले वीडियो, 11th के लिए भी आएंगे, 12th के लिए भी आएंगे, तो बने रहे हमारे चैनल पे।